Class, welcome to this video. In this video here I am just reading class 9 economics chapter 2 part 1 people has resources. पीपुल हैज रिसोर्स संसाधन के रूप में लोग की हम बात यहाँ पर करते हैं। ओवरव्यू या अवलोकन को देखिए यहाँ पे। पहले यहाँ पे आपको द चैप्टर पीपुल हैज रिसोर्स इज एन, देखिए यहाँ पर क्या कि संसाधन के रूप में यहाँ पर लोग हैं। तो इसमें जो आपको है, इसमें देखिए यहाँ से द चैप्टर पीपुल हैज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन हैज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन अ लाइबिलिटी। Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training, and medical care. In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them. संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की आप देखिए संसाधन के रूप अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवा में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। पीपुल हैज रिसोर्स इज ए वे ऑफ रेफरिंग टू ए कंट्रीज वर्किंग पीपुल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज। तो यहाँ देखिए परिचय आपको जो है उसमें देखिए था यहाँ आपको कहा गया पीपुल हैज रिसोर्स people had resource is a way of यहाँ देखिए is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. Looking at the population from this productive aspect emphasize its ability to contribute to the creation of the gross national product. Like other resources, population also is a resource, a human resource. This is the positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative side. Considering only the problems of providing the population with food, education, and access to health facilities, when the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation that adds to the productive power of the country, just like physical capital information. तो यहाँ देखिए संसाधन के रूप में लोग की हम बात करते हैं। संसाधन के रूप में लोग की बात जो यहाँ पर संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या विचार करना सकल राष्ट्र उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन है। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं विचार करते समय। जब इस विद्वान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। अब आगे देखिए इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन ट्रेनिंग मेडिकल केयर yields a return just like investment in a physical capital. This can be seen directly in the form of higher incomes earned because of higher productivity of the more educated or the better trained person has the higher productivity of healthier people. देखिए अब मानव पूंजी में निवेश
मानव पूंजी में निवेश शिक्षा प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करता है अर्थात परिणाम प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों को उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है। तो फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए कि भारत की भांति आपके यहाँ पे क्या कि इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन इज ए ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ द इनपुट ऑफ बेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज कैन रैपिडली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्कार्स land resource. India's IT revolution is a striking instance of how the importance of human capital has come to acquire a higher position than that of material, plant and machinery. भारत हरित क्रांति एक नाटक के उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकती है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। यहाँ एक कुछ कहा कि देखिए क्वेश्चन कहा गया कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, इज इट लाइक लैंड और लेबर। देखिए मानव संसाधन क्या है, क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है। इट इज मोर देन दैट, क्या यह उससे अधिक है। फिर कहते हैं कि व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, इज इट लाइक रुपया पैसा डॉलर, इट इज मोर देन दैट। मानव पूंजी क्या, फिर यहाँ पे कहा गया व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल में ही कि मानव पूंजी क्या है, या रुपया पैसा या अथवा डॉलर के समान है या उससे भी अधिक है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे है एक फिगर आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए हियर इज ह्यूमन कैपिटल, यहाँ देखा आपको यही आपको मानव पूंजी है। एक मानव पूंजी ह्यूमन पीपुल हैज रिसोर्सेज आपको हो गया जो काम कर एक अलग तरीके का काम कर पिक्चर 2 में आपको यहाँ अब आई चर्चा करें हम। लेट्स डिस्कस की बात आपको की गई तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट्स डिस्कस में आपको देखिए लुकिंग एट द फोटोग्राफ कैन यू एक्सप्लेन हाउ ए डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर एंड ए टेलर आर एन एसेट टू द इकोनॉमी। देखिए आइए चित्र 2.1 को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर, दर्जी अर्थव्यवस्था किस प्रकार पर अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार पर संपत्ति है। यहाँ एक खास देखिए जो कहा गया नॉट ओनली यहाँ पर देखिए not only do the more educated and the healthier people gain through higher income, society also gains in other indirect ways because the advantage of a more educated or a healthier population spreads to those also who themselves were not directly educated or given health care. In fact, human capital is in one way superior to other resources like land and physical capital. Human resource can make use of land and capital. Land and capital cannot become useful on its own. देखिए उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है या उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई है, या उन्हें देखिए जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है, या उतनी स्वास्थ्य सेवा उन्हें प्रदान नहीं की गई है। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया, यहाँ देखिए फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया ए लार्ज पॉपुलेशन हैज बीन कंसिडर्ड a liability rather than an asset, but a large population need not be a burden for the economy. It can be turned into a productive asset by investment in human capital, for example by spending resources on education and health for all, training of industrial and agricultural workers in the use of modern technology, useful scientific research and so on. There are two following cases illustrate how people can try
that to become a more productive resource। यहाँ देखिए क्या कि अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता रहा है। देखिए यहाँ पर लेकिन ये आवश्यक नहीं कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। देखिए मानव पूंजी निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। उदाहरण के सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा। निम्नलिखित दो उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनने का प्रयास करते हैं। देखिए द फॉलोइंग टू केसेस इलुस्ट्रेट हाउ पीपल कैन ट्राई टू बिकम ए मोर प्रोडक्टिव become a more productive resource। देखिए पहला देखिए स्टोरी ऑफ सकल की बात करते हैं, शकल की कहानी बात करते हैं। यहाँ पर स्टोरी ऑफ सकल आपके यहाँ पर शकल की कहानी जो है उसमें आपके यहाँ पर है। इसमें सबसे पहले जो देखिए क्या कि देयर वर टू फ्रेंड्स विलास एंड सकल लिविंग इन द सेम विलेज सेमापुर। सकल वाज 12 year old boy, his mother Sheila looked after domestic chores। His father Bhuta Chaudhary worked in an agricultural field। Sakar helped his mother in domestic chores chores। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ही also looked after his younger brother Jitu and sister Situ। His uncle Shyam had passed the matriculation examination but was sitting idle in the house as he had no job। Bhuta and Sheila were eager to teach Sakal। They forced him to join the village school which he soon joined। He started studying and completed his higher secondary examination। His father persuaded him to continue his studies। He raised a loan for Sakal to study a vocational course in computers। Sakal was meritorious and interested in studies from the beginning। With great vigor and enthusiasm he completed his course। After some time he got a job in a private firm। He even designed a new kind of software and this software helped him increase the sale of the firm। His boss acknowledged his service and rewarded him with a promotion। देखिए दो मित्र विलास और सकल एक ही गांव सेमापुर में रहते थे। सकल की आयु 12 वर्ष की, उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। सकल घर के कामकाज अपनी माँ की मदद करता था। वो अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा सकल पढ़े लिखे हुए उस गांव के स्कूल में नाम लिखवाने के जोर देते थे जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया। तो उसने पढ़ना शुरू किया। उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने की राजी कर लिया। उन्होंने सकल के लिए कंप्यूटर के व्यवसाय कोर्स पर अध्ययन के लिए कर्ज लिया। सकल प्रतिभाशाली और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और साथ अपना कोर्स पूरा करके वैगर आपको तो वैगर मतलब क्या वीगर आपको विथ ग्रेट वीगर VIGOUR वीगर मतलब क्या लगन होता है। उसने बड़े लगन उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे पदोन्नति दी। फिर आपको आगे यहाँ पे एक खास जो चीज़ें रही उसको देखने का प्रयास करते हैं। ये स्टोरीज ऑफ विलास एंड सकल की बात की गई है। स्टोरीज ऑफ विलास एंड सकल के यहाँ पर एक फिगर। अब देखिए स्टोरी ऑफ विलास की बात कर लीजिए। देखिए यहाँ पर विगोर आपको विथ ग्रेट विगोर एंड इसमें जो कहा विथ ग्रेट विगोर एंड क्या थे इसमें देखिए थोड़ा सा इसको वर्ड अच्छा यूज करने के विथ ग्रेट विगोर एंड एंथुसियाज्म बड़े लगन और उत्साह के साथ शुरू किया। एक स्टोरी ऑफ विलास यहाँ पर है। Vilas was an 11-year-old boy residing in the same village as Sakal। Vilas' father Mahesh was a fisherman. His father passed away when he was only 2 years old. His mother Geeta sold fish to earn money to feed the family। She bought fish from the landowner's pond and sold it in the nearby Mondays। She could earn only 150 rupee per day।
per day by selling fish. Vilas became a patient of arthritis. Arthritis. His mother could not afford to take him to the doctor. He could not go to school either. He was not interested in studies. He helped his mother in cooking and also looked after his younger brother Mohan. After some time, his mother fell sick and there was no one to look after her. देखिए, there was no one in the family to support them. Vilas too was forced to sell fish in the same village. He, like his mother, earned only a meagre income. MEAGRE मतलब बहुत ही कम। विलास 11 वर्ष का एक लड़का था और वह सकल के गांव में ही रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे में थे। एक मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब से मछलियाँ खरीदती थी और निकट की मंडी में बेचती थी। वो मछलियाँ बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपये कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे किसी डॉक्टर से दिखा पाती। वह स्कूल नहीं जा सका। उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता था। अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई। तब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियाँ बेचने के लिए बात हुआ और उसने अपनी माँ की तरह भी वह कम ही कमा पाता, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी मेग्री, MEAGRE, मेग्री, इनका मतलब कम कमाना। इसके आगे देखिए, यहाँ पर लेट्स डिस्कस की बात आप यहाँ पर आई चर्चा करते हैं। तो डू यू नोटिस एनी डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रेंड्स, व्हाट आर दोज? क्या दोनों मित्रों के बीच आपको अंतर पाते हुए कौन से अंतर हैं? एक्टिविटी में देखिए, विजिट ए नियर बाय विलेज और ए स्लम एरिया एंड राइट डाउन ए केस स्टडी ऑफ ए बॉय और ए गर्ल ऑफ योर एज बी फेसिंग द सेम कंडीशन हैज विलास और सकल। पास के किसी गाँव या झुग्गी इलाके में जाइए और अपनी उम्र के किसी लड़के या लड़की का अध्ययन करें जो विलास या सकल जैसी परिस्थितियों का सामना कर रहा है। अब एक यहाँ पर कहा गया इन द यहाँ पर क्या है कि इन द इसमें जो खास चीज़ आपको कहा देखिए, इन द टू केस स्टडी वी सॉ सकल वेंट टू स्कूल एंड विलास डिड नॉट गो। सकल वाज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, देयर वाज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रीक्वेंटली। विलास वाज ए पेशेंट ऑफ arthritis. He lacked the means to visit the doctor. Sakar acquired a degree in computer programming. Sakar found a job in a private firm while Vilas continued with the same work as his mother. He earned a meagre income like his mother to support a family. To support a family. In the case to support a family, यहाँ देखिए क्या एक इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययन में हमने देखा कि सकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं गया। सकल शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट और स्वस्थ था। और उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। विलास गठिया का रोगी था। उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। सकल ने कैपिटल डिग्री प्राप्त की थी। सकल को एक प्राइवेट फर्म नौकरी मिली कि विलास वही काम करता रहा जो उसकी माँ करती थी। अपनी माँ की ही तरह परिवार को पालने पोसने की उसकी आय बहुत कम थी। अब इन द केस ऑफ सकल, सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर. This enhanced his total productivity. This total productivity adds to the growth of the economy. This in turn pays an individual through salary or in some other forms of his choice. In a case of Vilas, there could not be any education or health care in the early part of his life. He spends his life selling fish like his mother. Henceforth, he draws the same salary of unskilled labor has his mother. अब यहाँ देखिए क्या शकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है।
इसके बदले व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी रूप में प्रतिफल मिलता है। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी। वो अपनी माँ की भांति ही मछलियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करता, इसलिए वो अपनी माँ की तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। अब यहाँ देखिए क्या है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स via education and medical care can give high rates of return in future. This investment on people is the same as investment in inland and capital. यहाँ देखिए क्या है, मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से भविष्य उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की ही तरह आपको है। अब यहाँ देखिए चाइल्ड टू, यहाँ पर देखिए क्या कि देखिए चाइल्ड टू विथ इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ कैन यील्ड ए हाई रिटर्न इन फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग्स एंड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैवली ऑन द एजुकेशन of their child. This is because they have realized the importance of education for themselves, and they are also conscious of proper nutrition and hygiene. They accordingly look after their children's need for education at school and good health. A virtuous cycle is thus created in this case. In contrast, a vicious cycle may be created by disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in a similarly disadvantaged state. यहाँ देखिए मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की तरह है। एक बच्चा भी, हम देखिए क्या, एक यहाँ पर जो कहा, एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है, भविष्य में उच्च आय और समाज को वृद्धि योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। अधिक प्रतिफल आपको दे सकता है। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व का अनुभव किया होता है। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। इसी तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र सृजित कर लेते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं। यानी खास बात, इस तरह मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा ये बहुत अच्छा लाइन यहाँ पर कहा गया। देखिए यहाँ पर जो इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा सुविधा वंचित स्थिति देखिए आप इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र सृजित कर लेते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं। Continuous देखिए यहाँ पर क्या, continuous like Japan have interested in human resource. They did not have any natural resource. देखिए they did not have any natural resource. These countries are developed rich. They import the natural resource needed in their country. How did they become rich developed? They have invested on people, especially in the field of education and health. These people have made efficient use of other resources like land and capital. Efficiency and the technology evolved by people have made these countries rich developed. अब यहाँ पे खास यहाँ देखिए क्या कि जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। यह विकसित धनी देश है। वे अपने देश के आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। वे कैसे धनी या विकसित बने? उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया है। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की उसी से ये देश धनी और विकसित बने।
फिर आपको आगे यहाँ पे एक यहाँ आपको है क्या कि देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन। देखिए आदमियों के द्वारा पुरुष और महिलाओं तो आपको पुरुष और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप यहाँ पर दिया गया है। देखिए लाइक विलास एंड सकर पीपुल हैव बीन एंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज। वी सॉ दैट विलास sold fish and Sakar got a job in the farm. The various activities have been classified into three main sources, that is primary, secondary and tertiary. Primary sector देखिए primary sector include agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry, farming, mining and quarrying. Manufacturing is included in the secondary sector. Trade, transport, communication, banking, education, health, tourism, services, insurance, etc. are included in the tertiary sector. The activities in this sector result in the production of goods and services. These activities add value to the national income. These activities are called economic activities. Economic activities have two parts: markets activities and non-market activities. Market activities involve remuneration to anyone who perform that activity. That is activity performed by pay or profit. These include production of goods or services, including government service. Non-market activities like the production for self-consumption. These can be consumption and processing of primary production and on account production of fixed asset on fixed asset। यहाँ देखिए क्या कि एक जो यहाँ पर कहा गया कि विलास और सकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न है, विभिन्न क्रियाकलापों को संलग्न है। हमने देखा कि विलास मछलियाँ बेचता और सकल को एक फार्म में नौकरी में गए। विभिन्न क्रियाकलापों को तीन प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन और उत्खनन शामिल है। द्वितीय क्षेत्र में देखिए क्या है, द्वितीय क्षेत्र में आपको विनिर्माण शामिल है। तृतीय क्षेत्र में आपको व्यापार, परिवहन, शक्कर, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवा इत्यादि शामिल किए जाते हैं। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्य वर्धन करते हैं। ये क्रिया आर्थिक क्रिया कहलाती है। देखिए ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय मूल्य वर्धन करती है। ये क्रिया आर्थिक क्रिया कहलाती है। आर्थिक क्रिया को दो भागों में बांटते हैं, पहला बाजार क्रिया और दूसरा गैर बाजार क्रिया होता है। बाजार क्रिया में बेहतर या लाभ पाने के उद्देश्य से देखिए बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई वो क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण अचल संपत्तियों का स्वैच्छिक उत्पादन आता है। अब एक यहाँ पर क्रियाकलाप देखिए आपको दिया गया है। इसमें देखिए आखिर यहाँ पर जो कहा गया है कि एक्टिविटी के अंतर्गत आपको विजिट ए विलेज और कॉलोनी। देखिए विजिट ए विलेज और कॉलोनी लोकेटेड नियर टू योर रेसिडेंटल एरिया एंड नोट डाउन द वेरियस एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द पीपल ऑफ दैट विलेज और कॉलोनी। इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, आस्क योर नेबर व्हाट इज देयर प्रोफेशन, इन विच ऑफ द थ्री सेक्टर्स विल यू कैटेगराइज देयर वर्क। देखिए स्टे टुगेदर, हम देखिए स्टे टुगेदर दीज एक्टिविटीज these activities are economic or non-economic. Say whether these activities are economic or non-economic activities. Vilas sell fish in the village market. Vilas cook food in his family. Sakar works in the private farm. Sakar looks after his younger brother and sister. अब देखिए अपने निवास क्षेत्र के निकट स्थित किसी गांव अथवा कॉलोनी में जाइए और उस गांव अथवा कॉलोनी के लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों को देखिए। इसमें अगर यह संभव नहीं है तो अपने पड़ोसियों से पूछे उनका व्यवसाय क्या है, उनके काम को फिर देखिए उनके काम को आप तीन क्षेत्रों को बांट सकते हैं। उन तीन क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में रखेंगे। बताइए कि क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाकलाप है, अगर आर्थिक क्रियाकलाप है। उसके बाद देखिए विलास गाँव के बाजार में मछली बेचती है। और उसके बाद देखिए विलास अपने परिवार के लिए खाना बनाता है। फिर विलास अपने गाँव में रहता है। विलास अपने देखिए शक्कर एक प्राइवेट फर्म में काम करता है और शक्कर अपने छोटे भाई की मदद करता है।
इसको देखिए, ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन्स देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिली। वुमेन, यहाँ देखिए, वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स एंड मैन वर्क इन द फील्ड्स। Sakal's mother Cecilia cooks food and cleans utensils, washes her children, washes cloth, clean the house and look after her children. Sakal's father Bhutta cultivates the field, sells the produce in the market and earns money for the family. अब देखिए, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवारों में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। आमतौर पर महिलाएं घर के कामकाज देखती है, घर के कामकाज देखती है और पुरुष खेतों में काम करते हैं। शकल की माँ शीला खाना बनाती है, बर्तन साफ करते, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। शकल के पिताजी बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के धन कमाते हैं। फिर आगे यहाँ पर है, यहाँ पे देखिए, शीला इज नॉट पेड फॉर द सर्विस deliver for upbringing of the family. Bhutta earns money which he spends on rearing his family. Women are not paid for their service deliver in the family, and the household work done by women is not recognized in the national income. देखिए, यहाँ पर शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती है उसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता है। बूटा धन कमाता है जिसे वह परिवार के पालन पोषण पर खर्च करता है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता है। उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। Gita, mother of Vilas, earned an income by selling fish. Thus, women are paid for their work when they enter the labor market. Their earning, like that of their male counterpart, is determined on the basis of education and skill. विलास की मां गीता मछली बेचकर आय कमाती थी। इस तरह महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती। उनके पुरुष सहयोगी की तरह ही उनकी आय उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक है। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। अधिकतर महिलाएं वहाँ काम करती है जहाँ नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव है। और नियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। इस क्षेत्र में प्रसूति, अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। तथापि उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। कुछ महिलाओं ने समान नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है जिनमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहन या साथ पढ़ रही किसी सहपाठी से पूछे कि क्या वह क्या बनना चाहती है। अब यहाँ देखिए, गीता मदर ऑफ विलास अर्न एन इनकम बाय इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या इसमें, एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल बिफोर हिम। देखिए, एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एन इंडिविजुअल इन द मार्केट। ए मेजोरिटी ऑफ वुमेन have MIGRI education and MEAGR education and law skill formation. Women are paid low compared to men. Most women work where job security is not there. Various activities relating to legal protection is MIGRI. The employment in this sector is characterized by irregular and low income. In this sector, there is an absence of basic facilities like maternity leave, child care, and other social security system. However, women with high education and skill formation are paid at par with the men. Among the organized sector, teaching and medicine attract them the most. Some women have entered administrative and other services, including jobs that need high levels of scientific and technological competence. Ask your sister or your classmate what she would like to take up as a career. अब देखिए, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात की, जनसंख्या गुणवत्ता की बात की गई है।
जनसंख्या गुणवत्ता में क्या, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट हेल्थ ऑफ ए पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन। देखिए, acquired by the people of the country, the quality of the population ultimately decide the growth rate of the country. Literate and healthy population are necessary। देखिए, जनसंख्या गुणवत्ता साक्षरता दर जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या पर संपत्तियाँ होती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या पर संपत्तियाँ होती है। अब एजुकेशन की बात की गई है, शिक्षा। देखिए, सकल्स एजुकेशन इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ बोर हिम द फ्रूट इन द लेटर ईयर्स इन टर्म्स ऑफ ए गुड जॉब एंड सैलरी। अभी सो एजुकेशन वाज एन important input for the growth of Sakar. It opened new horizon for him, provided new aspiration and developed values of life. Not only for the Sakar education contributes towards the growth of society. Also, it enhances the national income, culture, richness, and increase the efficiency of governance. And there is no provision made for providing universal across retention and quality in elementary education with a special emphasis on girls. देखिए, there is also an देखिए, हम जो कहा गया कि अपने देयर इज आल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पे सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन each district. Vocational streams have been developed to equip large number of high school students with occupation related to knowledge and skill. The plan outlay on education has increased from 150 crore in the first plan to 99,300 crore in 2020 to 2021. The expenditure on education has a percentage of GDP rose from 0.64% in 1951 to 1952 to 3.1% in 2019 to 2020 BE, and has remained stagnant around 3% from past few years. The budgetary estimate has a stand of budget document of Union State Government, Reserve Bank of India. The expenditure on education has a percentage of GDP has declined to 2.8% in 2022 to 2021 BE. The literacy rate have increased from 18% in 1951 to 85% in 2021. Literacy is not only a right, it is also needed if the citizen are to perform their duties and enjoy their rights properly. देखिए, however, a vast difference is noticed across different sections of the population. Literacy among males is nearly 16.1% higher than females, and it is about 14.2% higher in urban areas as compared to rural areas. As per 2011 census, literacy rates varied from 94% in Kerala to 62% in Bihar. The primary school system 1 to 5 has expanded to over 7,78,842 lakh in 2019-20. Unfortunately, this huge expansion of schools has been diluted by the poor quality of schooling and high dropout rates. Sarv Shiksha Abhiyan is a significant step towards providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years by 2010. It is a time-bound initiative of the central government in partnership with the states, the local government, and the community for achieving the goal of universalization of elementary education. Along with it, bridge courses and back to school camps have been initiated to increase the enrollment in elementary education. Midday meal scheme has been implemented to encourage attendance and retention of children and improve their nutritional status. These policies could add to the literate population of India. अब देखिए, शिक्षा यहाँ पे हिंदी देखिए इसका कि अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल की शिक्षा के बाद
देखिए, अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में सकल की शिक्षा के बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। हमने देखा कि सकल के विकास में शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। इसने उसके लिए एक क्षितिज खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए। न केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। यह राष्ट्रीय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक या शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय से प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों ज्ञान और कौशल संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई। शिक्षा परियोजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजनाओं के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं में 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं में 3766.90 करोड़ रुपये हो गया था। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय इतना 1951 के 0.64% बढ़कर 2015-16 में 3% बजटीय अनुमान हो गया। इसके बाद केंद्रीय राज्य सरकार के दस्तावेज भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बजटीय अनुमान 2017-18 में घटाकर 2.7% बताया गया था। इसे साक्षरता दर 1951 से 18% बढ़कर 2011 में 74% हो गया। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्य को ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों को ठीक प्रकार से लाभ उठाने का अनिवार्य भी है। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया तो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है। वर्ष 2011 केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% है, जबकि बिहार में 62% थी। वर्ष 2013-14 प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 8.58 लाख से अधिक गाँवों में फैली है। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के नींव स्तर दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमजोर कर दिया है। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य, स्थानीय सरकार और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्र सरकार की एक समयबद्ध पहल है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा नाम को बढ़ाने के सेतु कार्यक्रम और स्कूल लोटो शीघ्र प्रारंभ किया गया है। कक्षा में बच्चों को उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के ध्यान और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है। देखिए यहाँ का ह्यूमन बीइंग इज ए पॉजिटिव एसेट। देखिए यहाँ पर क्या है कि ह्यूमन बीइंग इज ए पॉजिटिव एसेट एंड ए प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स विच नीड्स टू बी cherished, nurtured and developed with tenderness and care. Coupled with dynamism, each individual's growth presents a different range of problems and requirement. The catalytic action of education in this complex and dynamic growth process needs to be planned meticulously and executed with great sensitivity. व्यक्ति एक सकारात्मक परिसंपत्ति और कीमती राष्ट्रीय संसाधन है जिसे बड़ी सहजता से गतिशीलता और सावधानीपूर्वक संजोने पोषित करने तथा विकसित करने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास समस्याओं और आवश्यकताओं की एक भिन्न श्रृंखला है। इस जटिल और गतिशील विकास प्रक्रिया में शिक्षा की उत्प्रेरक भूमिका को बहुत सावधानी से तैयार करना चाहिए और बड़ी संवेदनशीलता के साथ क्रियान्वित करना चाहिए। फिर आपको आगे यहाँ देखिए आपको यहाँ ग्राफ सेंसस ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या है उसका हटाइए, इसको कोई महत्वपूर्ण नहीं है। फिर उसके बाद देखिए लेट डिस्कस में कैसे द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हटाइए, उस बात को यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें क्रियाकलाप में यहाँ पर क्या है कि काउंट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स स्टडिंग इन योर स्कूल और इन योर नेबरिंग co-ed एजुकेशन। आस्क द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोवाइड यू विद द डाटा ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स स्टडिंग इन क्लासरूम, स्टडी द डिफरेंस इफ एनी, एक्सप्लेन फॉर रीजन इन द क्लासरूम। देखिए अपने विद्यालय यहाँ पर जो अपने विद्यालय